इश्क हो जाएगा यहाँ के समंदर, द्वीपों और हवाओं से। प्रतिभा कटियार का यह यात्रा संस्मरण सचमुच बहुत रोमांचित है और मन को एकदम तरोताज़ा कर देता है। क्योंकि यात्राएं, लेखिका कहती हैं, यात्राएं हमारे जीवन को बदल देती हैं, हमें बहुत कुछ, हमें जीवन से भरपूर बना देती हैं और हम सब अपना दर्द, अपनी दुख सब भूल जाते हैं। तो लेखिका ने यहाँ पर अंडमान निकोबार की यात्रा और एलिफेंट बीच और वीर सावरकर जी को, जहाँ कोठरी में और सामने ही उनके जो फांसी मिलती थी, उनको रोज़ उन्हें देखने की यातनाएं सहन करनी पड़ती थी। ये सब मतलब कौन सी वो जेल, वो सब देखने के उन सब के बारे में इन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है कि इतिहास क्या क्या हमें सिखाता है। तो वे कहती हैं कि लेखिका अपनी अंडमान यात्रा के समय प्रकृति के अलौकिक मंजर से रूबरू होती हैं और इस संस्मरण में सेल्यूलर जेल का भी वर्णन किया गया है, जहां आज़ादी के दीवानों की हजारों कहानियां दर्ज हैं। वीर सावरकर की कोठरी में खड़े होकर मानो उस दौर की यातनाओं को हम महसूस कर सकते हैं। देखते हैं कि जब वो कोठरी फांसी भर के ठीक सामने थी, कोठरी घर, और वे रोज देखते थे उन्हें। और संस्मरण में अंडर वाटर वॉक का अनुभव बताया गया है, जो हेवन सा हेवलॉक यानी स्वर्ग तक हमें पहुंचा देता है, और एलिफेंट बीच। तो अब वे कहते हैं कि जो ये यात्राएं हैं वो हमारे दिमाग की भी मरम्मत करती हैं। यात्राएं हमारा प्रस्थान बिंदु होती हैं, पर हमें शुद्रतम से उच्चतम तक भी कभी कभी ले जाती हैं। हम मोह माया ये सब कामनाओं से मुक्त कराती हैं। सांसों का रिचार्ज होता है यात्राएं, सांसें हमारी रिचार्ज हो जाती हैं जब भी कहीं हम घूमने जाएं, तो सब पुराना सब भूल कर। तो यात्राएं सांसों का रिचार्ज होती हैं, जिंदगी का टॉपअप हैं यात्राएं। पता भी नहीं चलता कब सांस लेते लेते हमें लगता है ना हम जीना ही भूल गए हैं, अगर हम अपने ही उसी दुनिया में चलते रहते हैं, वही दर्द वही चिंता करते रहते हैं। तो ऐसे ही एक रोज़ थकी हुई सांसों से उकताकर फिर से जूते के फीते कसे, पीठ पर एक छोटा सा बैग लिया, खुद को रख दिया। कहाँ पहुंची? अंडमान निकोबार के रास्तों पर। कैसी बारिश थी उस रोज़, मानो न जाने देने का इसरार घुलाओ उसमें। बारिशों से दोस्ती। मौसम बताया है, कितना सुंदर मौसम था। समंदर के गांव में, नारियल के पेड़ों की छांव में। इस बार जिन रास्तों को चुना था वह सड़कों की सीमाएं खत्म हो जाती थी। सड़कें मतलब सड़कों की सीमाएं, सीमा ही नहीं है वहाँ पर, हम चलते ही जा रहे हैं। पोर्ट ब्लेयर जाने के लिए या तो हवाई जहाज या पानी के जहाज से ही जाया जाता है, तो सड़कें नहीं है, पानी से जाना है या हवाई जहाज से। धरती के ढोरों छोरों से कटे इस द्वीप तक पहुंचने की इच्छा और यह जानने की इच्छा भी शामिल थी कि कैसा होगा वो कोना जहां रेल की बस की यात्रा ही पहुंचा नहीं जा सकता। और सुना जाता है कि अब तक इस जगह को हम मनुष्यों की आमद से होने वाले नुकसान से बचाया जा सका है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा लोग ही नहीं जाते। तो मनुष्य जो जहाँ जहाँ जाकर सब तो जो भी नुकसान होते हैं जिसे भी संपत्ति को, तो वो तो वहाँ बचाया जा सकता है वहाँ पर। तो यह देखने की बहुत ही इच्छा थी ऐसी जगह को। तो अक्टूबर से मार्च का समय पोर्ट ब्लेयर जाने के लिए उचित था। इस बीच बच्चों की विंटर वैकेशन ने सोने पे सुहागा का काम किया। तो अब वे कहते हैं, कलकत्ता से पोर्ट ब्लेयर, वीर सावरकर एयरपोर्ट। कलकत्ता से पोर्ट ब्लेयर तक की दूरी हवाई जहाज से 2 घंटे में पूरी होती है। रास्तों भर बादलों का खेल जारी रहा, लेकिन जैसे ही एयर होस्टेस ने कुर्सी की पेटी बांधने का संकेत दिया, नीचे का समंदर आंखों से भरने लगा। इतनी ऊंचाई से समंदर और द्वीप खूबसूरत खिलौने जैसे लग रहे थे। धीरे धीरे समंदर और साफ नज़र आने लग गए। नारियल के पेड़, मतलब जैसे जैसे हम उस आइलैंड पर पहुँचे तो रोमांच और भी भर आया। शहर के बदले हुए तापमान से ने हमारा वहाँ पर मुस्कुराकर स्वागत किया, यानी वहाँ का तो क्लाइमेट अलग ही था।
और स्वेटर और जैकेट उतर कर हाथों में पहुंच चुके थे। होटल पहुंचते ही सामान पटक कर खाना खाकर, अगर खाना है तो हमें भागना था, क्योंकि यहाँ पहुंचकर एक एक लम्हे की कीमत समझ में आने लगी थी। शहर से गुजरते हुए होटल तक पहुंचना पोर्ट ब्लेयर शहर से पहली वाकफियत थी और पहली मुलाकात। दिल से आवाज़ आई, बस यहीं तो होना था तुझे कब से। अब वो कहती हैं, सेल्यूलर जेल जो यातनाएं कराहें आज़ाद भारत के लिए जो हुई थी, वह वहाँ देखकर हमें सब महसूस हुई। अब सेल्यूलर जेल हमारी पहली इबादत थी। जैसे हम कहीं भी कोई काम शुरू करते हैं तो पहले इबादत करते हैं ना, अपने भगवान के चरणों में, अपने अपने। तो वो कहते हैं सबसे पहले हम सेल्यूलर जेल पहुँचे, जिस आज़ादी को हम, क्योंकि जिस आज़ादी में हम सांस ले रहे हैं, भोगते हैं, अक्सर उसकी कीमत को समझें और कितना लहू बहा उसके बारे में हम जाने, कितनी यातनाएं, कितने जुल्म सहे हमारे देशवासियों ने। तो यह जेल उस संघर्ष, उस जज्बे का जिंदा दस्तावेज है। वहाँ फांसी के फंदों पर दर्ज अनगिनत आज़ादी के दीवानों की गर्दनों के निशान, एक पुराना पीपल का पेड़ जो तमाम क्रूरताओं का साक्षी था, समंदर गवाह है उन अंतिम चीखों का। पाठ्य पुस्तकों में दर्ज किसी पाठ को पढ़ते वक्त किसी ऐसे एहसास जागते नहीं, जैसे खुद हम यहाँ आकर पहुँचे तब हमने जाना कि रगों के भीतर दौड़ता लहू कैसे उबलता है, आंखों से जो उबाल बहकर बाहर आने को व्याकुल होता है। आज़ादी के एक एक क्षण को जैसे हमने देखा कि हमने कितनी चीखों के ऊपर हमने आज़ादी पाई, जिन आज़ादी के लिए इतना लहू बहा, इतनी यातनाएं सही। और वहाँ पर कोठरियाँ, 693 कोठरियाँ, 7.5 फीट की कोठरियों वाली 693 कोठरियाँ, जिसमें से झांकता एक झरोखा, वो भी ढका हुआ, बाहर के कोई मौसम गलती से भी अंदर ना जा सके। मतलब इतना अंधेरा कहीं भी सांस लेने के लिए नहीं है। ऐसी कोठरियाँ अब भी इस ऐतिहासिक जेल के अंदर की कराहों की आवाज़ें आती हैं। उन कराहों का इंकलाब जिंदाबाद की मोहर लगी हुई नज़र आती है। क्रूर यातना देने वाले ठहाकों के मुँह पर तमाचे सी मालूम होती है। वीर सावरकर की कोठरी में खड़े होकर मानो क्या दिख रहा है, उस पूरे दौर को आंखों के सामने से गुजरता हुआ देखा जा सकता है, क्योंकि फांसी घर के ठीक सामने वाली कोठरी जानबूझकर किन्हें दी गई थी, वीर सावरकर जी को, ताकि वे हर एक की फांसी को देख सकें। हमारा गाइड आनंद कोई इतिहास ज्ञाता नहीं था, इतिहासवेता तो नहीं था, उसने देखा तो पर 2006 से वो वहाँ गाइड के तौर पर काम कर रहा था, सजग नौजवान। वो कहते हैं उसके बाद हमने लाइट एंड साउंड शो देखा। लाइट एंड साउंड शो जो इतिहास की मार्मिक दास्तान को जिंदा करता है। फिर आगे वो कहते हैं कार्बियंस काव बीच। सेल्यूलर जेल से बाहर निकलते ही वहाँ पर पहुँचे, उसके किनारे पहुँचे, बीच के किनारे समंदर की उन लहरों को मानो हमारे दिल की हालत का अंदाज़ा था, क्योंकि हम एकदम दर्द वो सब देखकर हम एकदम उसी में डूब गए थे। तो वो भीतर समाये भारीपन को हल्का महसूस करवा रहा था बीच। फिर अगली सुबह रॉस आइलैंड, पोर्ट ब्लेयर का पहला सूर्योदय देखने का था। सुबह 5 बजे उठकर समुंदर के किनारे 8 बजे हमें निकल जाना था। कहाँ? रॉस आइलैंड के लिए। राजीव गांधी वाटर स्पोर्ट्स क्लब से रॉस आइलैंड के लिए फेरी जाती है, तो पानी में चलने वाली बड़ी बोट से हम गए। जैकेट पहना, चल पड़ना लहरों को चीरते हुए। चंद मिनटों की वो नन्ही सी दूरी काफ़ी रोमांचक लगी। धीरे धीरे समंदर से हमें प्रेम बढ़ता गया। गहरे उतरने की यात्रा का यह दूसरा पड़ाव था कि समंदर के बीच में खुद को जाना, बेहद साफ पानी में तैरती मछलियों को देख आना। संयोग भर नहीं था यह। रॉस आइलैंड मगरमच्छ के जबड़े के आकार का आइलैंड है और यह अंग्रेजों के अपना मुख्यालय बनाया था।
यहाँ के खंडहर उस दौर की विलासिता का बयान करने में पूरी तरह सक्षम है। यानी कितना कैसा होगा वो उस समय का। सब बेहद भव्यता लिए हुए थे, क्लब, ऑफिस, कितना भव्य जीवन उन्होंने हमारे देश में, हम पर ही राज करने वालों ने ऐसा जीवन जिया, यही वहाँ हमें पता चल रहा था। बार बार हिरन और मोर मिले। और फिर है अंडर वाटर वॉक। अब जो वे गए, जिंदगी भर न भूलने वाला अनुभव, अंडर वाटर वॉक। अब अंडर वाटर वॉक में पानी के अंदर जाना था। और वो कहते हैं कि इसमें तो फिल्म भी बनी हुई है, जिंदगी न मिलेगी दोबारा, इसमें भी वह दिखाया गया है। तो 26 फुट की गहराई में जाना था, लेखिका कहती हैं। वहाँ जाना था, मैं रोमांचित भी थी पर मुझे डर भी था अंदर, पानी के अंदर जाने के लिए। कई लोग वहाँ जाकर वापस आ रहे थे। मैंने भी थोड़ी हिम्मत जुटाई, एक सीढ़ी उतरी, थोड़ा कमर तक पानी आया, दूसरी सीढ़ी उतरी, तीसरी, और फिर जब पानी में एकदम घुड़की लगाई तो एकदम से मेरी हिम्मत नहीं हुई, बाहर निकली। पर फिर से मैंने अपने मन को काबू में कर लिया था। और जैसे ही एकदम 5वीं सीढ़ी से नीचे उतरी, नीचे एकदम एक हेलमेट मेरे सर पर आ गया और मुझे एकदम से जब विशाल समुद्र दिखा, मैं उसमें खो गई। और विशाल समुद्र दिखते ही, अब तो वहाँ पर नीचे फिर जैसे धरती पर चलते हैं वैसे ही पानी में चलना था। अलग अलग वनस्पतियाँ दिखी और अथाह सागर को नापने का मैं प्रयास कर रही थी। मछलियाँ मेरे पास से गुजर रही थी। सचमुच वह एक अलग ही अनुभव था जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। और जब बाहर आई तो मन के खुद के साथ मन भी पूरा भीग गया था। तो सुख की सिहरन थी, होंठ धीरे से बुदबुदाए कि जिंदगी न मिलेगी दोबारा। हमें हैवलॉक जाना था। हैवलॉक कहते थे बहुत सुंदर है, पर हमने सोचा इतनी सुंदरता तो पहले ही देख ली है। मन में वो मछलियाँ, वनस्पतियाँ सब घूम रही थी, हम उसी में भीगे हुए थे। उससे भी क्या ज़्यादा कुछ सुंदर हो सकता है। फिर वो कहती हैं तब हम उसके लिए निकले। पर पहले हमने सागरिका, वहाँ शोरूम में शंख, सीप जो ख़रीदना था, थोड़ी शॉपिंग की और मैक्रूज़ से, पोर्ट ब्लेयर से मैक्रूज़ से गए। और 2 घंटे में हमें हैवलॉक पहुंचना था। इतना गाढ़ा दृश्य है वहाँ पर, अलौकिक सौंदर्य सहेजे हुए था। वो हमें ही हमारी सुंदरता को ही अनलॉक कर रहा था। मतलब हमारी अंदर की सुंदरता सब बाहर आ रही थी। यहाँ की सुंदरता के मार्ग खुलने लगे थे। बेहद खूबसूरत हम रिजॉर्ट में पहुँचे और रिजॉर्ट में अंदर कमरों में बैठने का तो बिल्कुल भी मन नहीं था। सीधा सामान रखा और बाहर राधानगर बीच पर जल्दी से भागे। अंधेरा हो चुका था क्योंकि सूरज डूब गया था, पर इतना खूबसूरत बीच था कि हम बहुत ही एकदम सुंदरता को सहेजे हुए एकदम आत्मिक संतोष अनुभव कर रहे थे। समंदर में वहाँ पहुँचने के ठीक पहले ही, मतलब वहाँ वो तो समंदर में डुबकी लगा चुका था सूरज। डूबे हुए सूरज की छूटी हुई लाल रोशनी में राधानगर बीच के किनारों पर टहलना हैवलॉक की पहली शाम को समेटना था। वही बता दिया गया था कि हमें सुबह एलिफेंट बीच के लिए जाना है और वहाँ पे बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स थे, स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग, बनाना राइड, सोफ़ा राइड वगैरह। तो इन वाटर स्पोर्ट्स को लेकर एक काफ़ी रोमांच भी था और भय भी, पर थोड़ा डर तो निकल गया था क्योंकि जब अंडर वाटर वॉक में मैं जाकर आई थी। बीती शाम मैक्रोज से आते वक्त हमने एक तेज़ रफ्तार से चलती मोटर बोट देखी थी। तब हमारी भी इच्छा हुई थी मन में, पर ये नहीं पता था कि यह शहर मन में बुनी हुई ख्वाहिशों को भी सुन लेता है। और अगले दिन वही मोटर बोट में हम यहाँ पर गए, एलिफेंट बीच गए। 20 मिनट का सफ़र था और इतनी तेज़ गति से चल रही थी और पानी उछल उछल कर हम पर आ रहा था। सच में वो भीगने का मज़ा ही अलग था। और वहाँ पर कितना हैवलॉक से एलिफेंट के बीच का यह 20 मिनट का रास्ता हमने तय किया, जो सबसे तमाम मार्गों में से सबसे श्रेष्ठतम
रास्ता था, किसी ख्वाब को जीने जैसा। कितने सौंदर्य से भरा है, कितना विशाल है जीवन। तब हमें महसूस हुआ हम कितनी तुच्छ वजहों से उसे जाया करते रहते हैं, अपना समय उसी में ही हम वेस्ट करते हैं। शुद्रतम से उच्चतम की यह यात्रा, जिस दिन हम अपनी परेशानियों को प्रकृति के हवाले करते हैं ना, तो खुद को उसके हवाले करते हैं, तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। और मुझे नहीं मालूम ईश्वर होना क्या होता है, पर प्रकृति के करीब होते ही जीवन की मामूली समस्याएं धीरे धीरे निर्मूल होती जाती हैं। तो वे लेखिका कहती हैं कि एलिफेंट बीच, भीतर का समंदर बाहर के समंदर से मिलने को बेताब था। अब सब लोग अपने अपने अलग अलग राइड का मज़ा ले रहे थे। बीच समंदर में कोई जेटस्की पर निकला, कोई स्नॉकलिंग में जुटे थे, कुछ नहाने में थे, और 3 घंटे तक इस समंदर के भीतर उतरते चले गए और जी भरकर हमने उसे आगोश में भर लिया। और ये दिन था रोमांचक खेलों का दिन, चुपके से किसी को याद करने का दिन, और लौटते वक्त मन एकदम तृप्त था। अब हम अगली सुबह जब हम वापस एयरपोर्ट के लिए पहुँचे, आखिरी बार अबार्डिन बाज़ार से गुजरते हुए आखिरी बार नारियल पानी पिया। एयरपोर्ट पहुँचने से ठीक पहले मालूम हुआ कि फ़्लाइट का कुछ अता पता नहीं है। तो फ़्लाइट लेट हो तो हम मायूस हो जाते हैं, पर इतनी खूबसूरत नगरी में हमें इतना अच्छा लगा कि हमें और थोड़ा वक्त मिलेगा यहाँ बिताने के लिए। हालात यूँ भी बन रहे थे कि हो सकता है यहीं रुकना पड़े और या फिर चार्टर्ड फ्लाइट प्लेन मंगवाया जाए। न जाने कितनी बातें, न जाने कितने कयास, लेकिन इस शहर से मिली सुकून की भरावन ने ऐसा हाथ थामा हुआ था कि सब कुछ सुंदर लग रहा था। दिल के भीतर एक गुनगुना एहसास था। पल भर को आंखें बंद करो तो विशाल हरा समंदर लहरा रहा था, और लौट कर आने पर एहसास हुआ कि जो गया था वो कोई और था, जो लौटा है वो कोई और। पर सेल्यूलर जेल के गेट के बाहर निकलने के बाद जो एहसास हुए थे वो भी छूटे नहीं हैं।